आइए। उत्परिवर्तन का हेडिंग सिर्फ लगाए थे ना। उत्परिवर्तन गया और तेज बारिश आ रहा है क्या? जल्दी देखो। नहीं तेज चलो काम की बात। उस परिवर्तन के क्या चीज बोले तो ना कौन सी हो गया था क्या नियम क्या नियम बोलेगा तब ना क्या समझेगा। ताला लगने लगा क्या बताया पढ़ो पूरा पढ़ो। खाली उत्परिवर्तन लिख लिए थे हर कुछ कहाँ समझाना बताओ तुम। अच्छा उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है हमारे शरीर में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन होने के लिए दो काम हो सकता है। एक तो गुणसूत्रों की संख्या में कम या ज्यादा हो जाएगा तो उत्परिवर्तन होगा, या फिर जीन का स्थान में गड़बड़ी हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा उत्परिवर्तन। परिभाषा पढ़ी मिलेगी। किसी जीव का क्या था अचानक से यही था ना, उसमें से विस्तार से मॉर्गन ने जो बताया था उसके बारे में बात करेंगे। यही था ना। देखो मिला उत्परिवर्तन वह क्रिया है जिसमें डीएनए में पाए जाने वाली नाइट्रोजन क्षार, एक नया शब्द आया क्या नाइट्रोजन क्षार, सुन लीजिए, के अनुक्रम में बदलाव आता है और इस बदलाव के कारण जीन की संरचना में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या हो जाता है। ध्यान से समझिए। अब देखो होता क्या है उत्परिवर्तन के प्रकार बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। ये है डीएनए। ऐसा होता है क्या? हाँ किताब में तो ऐसा ही लिखा था। डीएनए के किताब में देखिएगा चित्र में इस तरह से बीच में लाइन खींचा रहता है ना। ये रहा डीएनए। छठा चैप्टर का इंतजार करो, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। 6 चैप्टर पूरा चैप्टर ही यही पढ़ना। इस ऐसा नहीं लग रहा कि फीता लपेटा हुआ है, इसको सीधा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, सीढ़ी दिखाई देगा। ध्यान से समझ लो। अब सीढ़ी देखो, कल्पना करो सीढ़ी बांस वाला, तो बांस वाला सीढ़ी, ये डंडा कौन मोटा वाला ये रहा, ये मोटा करो इसको तो समझना। और इधर भी एक बांस रहता है मोटा वाला, नहीं ठीक है, और बीच में पतला पतला डंडा रहता है। ये जो मोटा वाला है ना, ध्यान सुनिएगा, ये मोटा, डीएनए में इसको बोलते हैं रज्जू। क्या बोलते हैं? ये है रज्जू। क्या बोलेंगे इसे? रज्जू। ये रज्जू है बाबा। ये रज्जू किधर गया? बाबू है बाबू। अब इस रज्जू जो है, ये रज्जू किस चीज का बना हुआ है? ये रज्जू जो बना हुआ है ना, ध्यान देना, ये रज्जू जो बना होता है किसका? डीएनए का। ये बना होता है फॉस्फेट और शुगर से। किससे बना होता है भाई? अभी जो बोलेंगे खाली इतने समझना, फॉस्फेट और शुगर। कैसा शुगर, कौन सा शुगर बाद में। सुअर नहीं, सुअर जानवर, शुगर शर्करा, फॉस्फेट और शर्करा से ये बना हुआ रहता है ये रज्जू। कोई दिक्कत? और ये जो है लाइन, ये इसको अभी मान लेते हैं नाइट्रोजन क्षार। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे नाइट्रोजन क्षार, NB, नाइट्रोजन बेस। अभी लिखना नहीं है तुम लोग, ये सब लिखेंगे छठा चैप्टर में पूरा, खाली अभी सुन। अब थोड़ा सा इसको और बढ़िया से देखते हैं।
ये रहा एक रज्जु, ये रहा दूसरा रज्जु, मोटा कर दिए, इसमें लगा दिए फॉस्फेट और क्या लगा दिए शर्करा, फिर क्या लगा दिए फॉस्फेट, फिर क्या लगा दिए शर्करा। बढ़ गया लाइन, इधर भी फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट रज्जु। अब इसके साथ ये नाइट्रोजन क्षार देखो कैसे जुड़ा हुआ है, शर्करा के साथ फॉस्फेट से, ध्यान देना। एक लाइन यहाँ पर छोटा सा लगाते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, एक नाइट्रोजन क्षार इससे जुड़ा हुआ है, ये दूसरा नाइट्रोजन क्षार, एक नाइट्रोजन क्षार और ये दूसरा नाइट्रोजन क्षार। क्या अलग अलग है? नहीं, इसके बीच में बंद है, किसी में डबल किसी में ट्रिपल। जब इसको तोड़ेंगे ना डीएनए तो ऐसा दिखेगा। अब ये नाइट्रोजन क्षार कौन कौन होता है? एडेनिन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। 5 तरह का होता है, किंतु डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये मिलता है। यूरासिल किस में मिलता है? आरएनए। यहाँ ध्यान दो, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे ना, गड़बड़ हो जाए। अब इसको समझ लो, ये डीएनए है, बोलो हाँ। डीएनए का ये कौन है? नाइट्रोजन क्षार। ये कौन है बक्सा? नाइट्रोजन। हो सकता है कि यहाँ एडेनिन है, ध्यान देना, तो एडेनिन का अपोजिट होता है थायमिन। यहाँ अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन किसके साथ जुटेगा? साइटोसिन के साथ। ये सिंपल सा बात है डीएनए का संरचना। ठीक, अब हो क्या जाता है, अब इस टुकड़े को, एक टुकड़ा काट लो, इस टुकड़े को हम बोलेंगे क्या? जीन। क्या बोल देंगे? अब यह जीन में हो गया गड़बड़ी, यानी यह जो नाइट्रोजन क्षार है यहाँ ये टुकड़ा यहाँ नहीं यहाँ आके लग गया, ये यहाँ नहीं यहाँ आके लग गया, गड़बड़ी हो गया। जीन में क्या हो गया? गड़बड़ी किसी को बोले। अब गड़बड़ी होने से क्या, इसका लक्षण बदल जाएगा। जिस जीव में यह डीएनए गड़बड़ वाला होगा उस जीव में क्या होगा? लक्षण बदल जाएंगे, कुछ नया लक्षण दिखाई देगा बीमारी के रूप में, तो हम बोलेंगे उत्परिवर्तन। और ये होता है अचानक से। तो एक लाइन में समझो, उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र में जो डीएनए है और डीएनए में जो जीन है उसमें हो जाता है परिवर्तन, और इस परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। अब दिमाग में आया बात? उत्परिवर्तन के कारण कुछ नए तरह के विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो पढ़ेंगे आगे कौन कौन विकार। अभी हम क्या जानेंगे? उत्परिवर्तन के प्रकार। फिर से रिपीट करते हैं, मॉर्गन ने बताया डिटेल में इसको, ये हम नहीं बता रहे, कौन बताया था? फिर से बोलते हैं, मॉर्गन ने क्या बोला कि डीएनए के जीन में यदि परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी घटना को क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन। और यह घटना अचानक से होती, सही है। इसके कारण से शरीर में या जीवों में विकार उत्पन्न होता है, किसी न किसी तरह का कोई रोग उत्पन्न होता है। वह आगे पढ़ेंगे कौन सा रोग है। ठीक, अभी पहले क्या जानेंगे? उत्परिवर्तन के प्रकार। तो दिक्कत चले, अब समझ में आया बात? थोड़ा थोड़ा ये भी अभी रिपीट करते रहेंगे, फिर आ जाएगा दिमाग में। अभी और रिपीट करेंगे तो आ जाएगा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए पहले, उत्परिवर्तन के प्रकार, और लिख लीजिए इसमें कुछ लाइंस लिखिएगा। उत्परिवर्तन लिखिए, उत्परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिखना कायिक उत्परिवर्तन। पहला क्या लिखेंगे? कायिक उत्परिवर्तन। दूसरा लिखना लैंगिक उत्परिवर्तन। लैंगिक उत्परिवर्तन। तीसरा लिखिएगा
बिंदु उत्परिवर्तन, या इसको ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं जीन उत्परिवर्तन, इसी में डालते हैं जीन उत्परिवर्तन, इसमें ही लिख देंगे बिंदु उत्परिवर्तन। चौथा लिख दो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन में हम लगा देंगे बिंदु उत्परिवर्तन और फ्रेमशिप उत्परिवर्तन, उसमें बात करेंगे बाद में। फिलहाल ऐसे लिख लीजिए कायिक उत्परिवर्तन, लैंगिक उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। हालांकि इसमें कैसे कैसे उत्परिवर्तन होता है इसका डिटेल में जानेंगे। जीन उत्परिवर्तन में 2 टाइप आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब यहाँ पर आएंगे तब जानेंगे, ठीक है। एक एक करके चले। अब पहला हेडिंग करेंगे कायिक उत्परिवर्तन। हेडिंग पहला, सब लोग लिखे, मिटाए, लिख लिए, लिख लो जल्दी से, लिखेंगे। मिटा दे, नजर से हटा दे। हेलो हेलो, ये हम पहुंचो इंदपानो कोंटी अस्तकरो सोंटी खता। कायिक उत्परिवर्तन लिख लीजिए हेडिंग, कायिक कायिक कायिक, काया मतलब शरीर, काया काया मतलब शरीर। काया जे पूछे हो राम ढेपटो पोहंचा। नारदी रे, हैं नारदी मरनी में, तो वहां जो गाना गाता है उसका गाना क्या गाता है, उसका शब्द पकड़ो, उसमें जो बोलता है काया, काया बोलता है ना, वो काया मतलब क्या है, शरीर। यहाँ भी लिखा हुआ है, उसी से आया है ये कायिक। कायिक कोशिका, दैहिक कोशिका, शरीर की कोशिका। जीव विज्ञान में कहाँ से जीव विज्ञान देखो कनेक्टेड है, वहां फालतू थोड़े बोल रहा, पढ़ा लिखा है सब जीव विज्ञान वाला आदमी सब वैज्ञानिक कहाँ है तो की जान ना, तो अभी पढ़ी रहता है, पढ़ी लिखी यहाँ देखा ढोल बजा रहे काया मतलब क्या होता है, शरीर, याद रखिएगा। तो हमारे काया यानी शरीर में जो उत्परिवर्तन, परिभाषित करो, लिखो तो कायिक कोशिका, ध्यान से लिखिएगा, कायिक कोशिका जो लैंगिक कोशिका नहीं है, कायिक कोशिका जो लैंगिक कोशिका नहीं है, कोमा लगा देना, यदि उस कोशिका के डीएनए में, यदि उस कोशिका के डीएनए में परिवर्तन होता है, डीएनए में परिवर्तन होता है, तो इसे हम कायिक उत्परिवर्तन कहते हैं। ये उत्परिवर्तन क्या हुआ, तो जरा लिखो, ये उत्परिवर्तन, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, जो लिख रहे हैं, ये उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। ये उत्परिवर्तन आनुवांशिक, या लिख तो ऐसा कर दो, आनुवांशिक लिखे ऑब्लिक लगाओ, तिरछा लाइन, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता, आनुवांशिक लिख के तिरछा लाइन लगा दो, वंशानुगत नहीं होता है। यानी ये जो कायिक उत्परिवर्तन होगा ना, अभी अचानक से हमारे शरीर में, बच्चे के शरीर में उस परिवर्तन हो गया, कौन सा, कायिक, तो वह बच्चे के शरीर में ही रहेगा। अब उससे जो नया जनरेशन आएगा ना, उसमें ये वाला लक्षण नहीं जाएगा, नहीं, वंशानुगत नहीं होता, नहीं जाएगा।
हमरे में ही रह गए। हम क्रिस हैं, हम क्रिस बन के रह गए। हमारा बेटा जो है क्रिस ने बना, क्रिस हो गया, कुछ नहीं होगा, ले लो लेकिन हम क्रिस थे, समझ रहे? तो वह उत्परिवर्तन जो हमारे शरीर में हमारे साथ ही रह गया, कौन क्या कहलाएगा? लेकिन याद रखना, उत्परिवर्तन हमेशा कहाँ होता है? गुणसूत्र में। डीएनए गुणसूत्र किससे बनाता है? डीएनए। डीएनए किससे बनाता है? जीन। उत्परिवर्तन आए तो दिमाग गुणसूत्र और डीएनए और जीन पे चला जाना चाहिए। क्लियर है इतना बात? अब वो जीन या क्या बोलते हो, डीएनए या वो गुणसूत्र कहाँ है, कौन सी कोशिका में? तो दो तरह का भी कोशिका नाम आया। एक देखो लिखे लैंगिक कोशिका लिखे, और एक क्या लिखे? कायिक कोशिका। ये देख लो, समझ लो। हम यहाँ पर अगर सीधा सीधा समझाएं, कोशिका बोलो हाँ, किस कोशिका से क्या बना हुआ है? शरीर बना हुआ है। और यह कोशिका को हम बांट दें अपने शरीर में तो दो टाइप का बांट सकते हैं। एक लैंगिक, कौन सा कोशिका बोलेंगे? एक लैंगिक कोशिका, और एक क्या बोलेंगे? कायिक। कायिक कोशिका। लैंगिक कोशिका में भी क्या नाम आ जाएगा? दो गो नाम हम रखेंगे। एक रखेंगे अंडाणु, और एक का क्या नाम रख देंगे? और बाकी जो बचा सब अंडाणु जो बन रहा है वो तो कोशिका है, शुक्राणु जो बन रहा है वो तो कोशिका है। तो अंडाणु और शुक्राणु वाले कोशिका को हम क्या बोल देंगे? लैंगिक कोशिका। और बाकी जो बन रहा है हमारा बाकी का शरीर, वो क्या आ जाएगा? कायिक कोशिका। क्लियर हो रहा है इतना बात? अब यह जो उत्परिवर्तन हो रहा है, कौन सा? कायिक उत्परिवर्तन। लैंगिक वाले में हो रहा है कि कायिक वाले में हो रहा है? अरे कायिक वाले में हो रहा है, तभी तो उसका नाम कायिक रखे। तो क्या उसमें अंडाणु शुक्राणु का जिक्र आएगा? नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अंडाणु शुक्राणु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ध्यान देना। ये जैसे है वैसे। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से युग्मनज बनता है, उससे नया जीव बनेगा। तो जब इसमें कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ तो इसमें कोई उत्परिवर्तन आएगा? अभी नहीं आएगा। यहाँ जो लक्षण आ रहा है किसके शरीर? मान लो यह जो है घुटुस कुमार है, और इसके शरीर में कायिक उत्परिवर्तन होता है। कौन सा? किंतु घुटुस कुमार के शुक्राणु के कोशिका में कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ। तो घुटुस कुमार का जो अगला जनरेशन आएगा, कायिक से आएगा कि शुक्राणु से आएगा? शुक्राणु से आएगा। तो शुक्राणु वाला लक्षण में उत्परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो अगले जनरेशन में जाएगा? तो ये इसी के कायिक उत्परिवर्तन इस घुटुस कुमार के साथ ही स्वर्गलोक चला जाएगा। नहीं कोई दिक्कत? कहाँ जेते? नरक। अरे नरक कौन जगह नहीं छे? लकड़ा दादा फोन कर ले रे, लकड़ा दादा फोन कर लके, ए बउआ ले, हाँ हाँ हाँ, केनो दादा, केनो की वो बेटा, केनो की वो बेटा, केना पाप करना छो ना? हाँ दादा कोजी ले, केनो नरको भी जगह नहीं छो। हाँ हमरा लकड़ा दादा ना नरक में बात से इसको बुझे बात को? फिर से बोल देते हैं, कायिक उत्परिवर्तन लैंगिक कोशिका में, बोलिए ना, कायिक उत्परिवर्तन लैंगिक कोशिका में नहीं होता है। किसमें होगा? कायिक कोशिका में। तो कायिक कोशिका में होने वाले उत्परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? कोई शंका? कोई शंका नहीं ना? आगे लिखो एग्जाम्पल। जैसे त्वचा की कोशिका में उत्परिवर्तन, जैसे त्वचा की कोशिका में उत्परिवर्तन, त्वचा की कोशिका में उत्परिवर्तन, जैसे त्वचा की कोशिका में उत्परिवर्तन। त्वचा की कोशिका में, हमारे त्वचा की कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ, हमारी त्वचा का जो भी कृति विकृति जो होना है हो गया, और ये त्वचा हमारे साथ ही कहाँ चला जाएगा? दादा बोलने के लिए दिवाली पे चलो ठीक है, जहां भी आगे बढ़े। 2 नंबर लिखो कायिक उत्परिवर्तन के बाद। दूसरा लिखो लैंगिक उत्परिवर्तन। लैंगिक उत्परिवर्तन अंधेरा टाइप का लग रहा है, लाइन रहता तब मजा आता।
इस सावन की वजह से थोड़ा डिप डाउन हो रहा है, फिर लाइन रहेगा लगातार, रात में रहता है ना लाइन ठीक ठाक, उधर भी दिक्कत है। लिखिए लैंगिक उत्परिवर्तन में लिखिए कायिक उत्परिवर्तन तो कायिक कोशिका में, तो लैंगिक उत्परिवर्तन लिखिए लैंगिक कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए, लैंगिक कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए लैंगिक कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन को क्या लैंगिक उत्परिवर्तन कहते हैं। लैंगिक उत्परिवर्तन कहते हैं। अब जरा सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, क्या यह उत्परिवर्तन वंशानुगत होगा? धुंधला अगरबत्ती कुछ आवाज डर लगे आजकल विशाल का कहीं कोशिश थे कुछ गलत है युद्ध वगैरह। चलो लैंगिक चलो लिख लो तो लैंगिक उत्परिवर्तन क्या लिखे कहते हैं, आगे लिख लीजिए यह उत्परिवर्तन। अब जरा सोच के बताओ, क्या अगली पीढ़ी में जाएगा? अरे जाएगा, लैंगिक है ना। यह उत्परिवर्तन वंशानुगत होता है, यह उत्परिवर्तन वंशानुगत होता है। 3 नंबर लिखो जीन उत्परिवर्तन। उदाहरण क्रम लैंगिक से जो जन्म होते बुतरू बच्चा, लैंगिक उत्परिवर्तन के बाद जीन उत्परिवर्तन। ऊपर में यहाँ पे लिखना 3 नंबर जीन उत्परिवर्तन। नीचे परिभाषित कर लो थोड़ा, जीन में होने वाले नहीं, किस में होने वाले लिखिए, जीन में होने वाले उत्परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन में होने वाले उत्परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। कोई दिक्कत? पैटर्न पे भी लिखिए आगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 कॉपी देख, बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन। एक और लिखिए देते हैं यहाँ पर, दूसरा फ्रेम शिफ्ट। उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। पहला हेडिंग कर लीजिए बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन।
दूसरा है फ्रेमशिफ्ट उत्परिवर्तन। पहला हेडिंग कर लीजिएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। किसको हेडिंग कर लिया है? पहले लिखेंगे उसके बाद ही समझेंगे। लिखिए, यदि जीन लिखो, यदि जीन के सिर्फ, ध्यान से भी आई है दोनों, यदि जीन के सिर्फ एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, सिर्फ एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है, तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उसी में कंटिन्यू, इसके कारण जीनोटाइप, इसके कारण जीनोटाइप में परिवर्तन होता है, जीनोटाइप में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिनोटाइप भी, जिसके परिणाम स्वरूप फिनोटाइप भी प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप फिनोटाइप भी प्रभावित। अब जरा सोच के बता, जिसका जीन बदल जाएगा तो बाहरी लक्षण नहीं बदलेगा। फिनोटाइप मतलब कौन? लक्षण, प्रारूप, बाहरी लक्षण। हमारा अंदर का जीन अगर गड़बड़ हो गया तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर क्या, बाहरी लक्षण कौन सा? फिनोटाइप। जीनोटाइप गड़बड़ तो फिनोटाइप भी गड़बड़। एकदम तय, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखिएगा। अब जरा इसको देखो, यहाँ समझना क्या लिखा गया, बिंदु परिवर्तन, दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रेमशिफ्ट बिंदु परीक्षा में आ जाएगा, समझ लो इसको। क्या बोला परिभाषा कि भाई डीएनए के एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में यदि परिवर्तन हो जाए, कितना जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, किसका? डीएनए। डीएनए किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? मुख्य बातें पहले याद रख लेना। डीएनए जो बना हुआ है, ये बना हुआ है किससे? इसमें जीन तो है, मूल बात, फॉस्फेट कोई दिक्कत, शुगर कोई दिक्कत, और नाइट्रोजन, ये तीन चीज से मिल करके क्या बना हुआ है? डीएनए। डिटेल में अगले चैप्टर में, अभी फिलहाल जानो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षार मिलके क्या बना हुआ है? डीएनए। किसमें गड़बड़ी हो रहा है? परिभाषा में बोलो, एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जरा देखें चित्र से, कैसे? देखिए, हेलो, हम यहाँ बना दिए डीएनए, और डीएनए को खोल दिए सीढ़ी के तरह, समझ में आ रहा? डीएनए को क्या बना दिए? सीढ़ी के तरह। तो ऐसा बना देते, सीढ़ी के तरह लंबा, ये रहा डीएनए, ये सीढ़ी के तरह बना। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये कौन है? नाइट्रोजन क्षार, ये था ना, किससे जुड़ा हुआ ये? अब कौन कौन है नाइट्रोजन क्षार? खाली समझाने के लिए से बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लो कि यहाँ नाइट्रोजन क्षार है ए, ये मतलब एडिनिन, ए मतलब एडिनिन। तो इसका दूसरा अपोजिट जिससे जुड़ता है वो होता है टी। क्या होता है? टी। एडिनिन जुड़ेगा थाइमिन से। फिर से बोले, एडिनिन किससे जुड़ेगा? अगर एडिनिन थाइमिन याद नहीं रहे तो ऐसा बोलो, ए और टी, ए टी जुड़ेगा। अगर यहाँ पर जी है तो इसका यहाँ जुड़ेगा सी से, गुआनिन
साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन। 6 नंबर चैप्टर में खाली यही चलेगा, टेंशन मत लो, लेकिन नहीं याद रहे जी और सी याद रहेगा। फिर मान लो कि यहाँ सी है तो इधर क्या होगा, फिर सी है तो क्या होगा, टी है तो क्या होगा, अच्छा ए है तो क्या होगा, ए है तो, जी है तो, सी है तो, इसका जो अनुक्रम है ना, ये एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना लिख दो, टेंशन मत। इन्हें समझना कि दो हो गया, दो हो गया, एक हो गया, ऐसा नहीं है। क्या हम कभी आगे नहीं जी से नहीं क्या टोटल 4 गुने हैं। देखो पहले कितना नाइट्रोजन क्षार है, 4 गुने है, ए टी जी सी। इसके पहले भी तुरंत बोले कि डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होंगे, यही 4 गो में जोड़ी लगाना है। ए और टी हमेशा साथ में, जी और सी हमेशा साथ में। नहीं रुको नहीं देवता, पहले यहाँ ध्यान से समझ लो, दिमाग में बात रख लो, यहाँ पर कोंगे घुस जाएगा, पहले समझ लो। अब देखो ये नॉर्मल डीएनए है जो अभी शरीर में हो गया उत्परिवर्तन। क्या हो गया, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कैसा, बिंदु उत्परिवर्तन। जरा परिभाषा में पढ़ो, क्या बोला, एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। तो भाई देखो यहाँ एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार कोई भी बना लो, कोई भी एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार ले लेते हैं। ये उतना हम नहीं लिखते हैं, सिंपल खाली लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हम यहाँ पर खाली सिंबल दिखाते हैं। मान लो ये वाला जो नाइट्रोजन क्षार है ये ले लेते हैं, यहाँ घेर दिए, एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार है ये, ए जी सी के बाद लिखना पड़ेगा ए जी सी और ऊपर में इसका अपोजिट टी सी जी। उधर किधर आ जाओ, ए यहाँ करो सी, इधर कर दो जी, यहाँ पर हो जाएगा टी और हो जाएगा टी। अब क्या हुआ कि ये वाला जो नाइट्रोजन क्षार था ना, टी और ए, यहाँ होना चाहिए टी और ए, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ क्या था, जी और सी। ये हो गया जी और ये हो गया सी, और ये चला आया यहाँ टी और यहाँ हो गया। थोड़ा गौर करके देखिए, एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में हो गया ना परिवर्तन, एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन हो गया। होना चाहिए था जिसको जहां वो वहां पर अब नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। अभी जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ ध्यान है तुम्हारा, अभी जो समझा रहे हैं पहले उसको समझ लो। अभी हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन क्षार की उत्परिवर्तन, तो जो बोल रहे हैं उसको ना समझो, पहले क्या समझे। हाई जाए गेट के ना खोल रखे तोरा घुसे से ना मतलब था, तो पहले उसको देखो जो भी बोल रहे हैं, अभी तुरंत ना बोले, इसको जैसे करना है वैसे अभी समझ लो, अरेंज कर पढ़ो, जो चीज पहले बोले उस पर फोकस करो। अभी छोटा चैप्टर है ये, छठा चैप्टर में ये सब सवाल आएगा जो तुम बोल रहे हो, तब देखना, तब पूछेंगे कितना क्या नंबर चैप्टर में, क्या बार बोल देते हैं क्या चीज बात, फिर भी तुम्हारा ध्यान उधर है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, उत्परिवर्तन, फिर से बोलते हैं, ये डीएनए नॉर्मल, इसमें नाइट्रोजन क्षार का ये सेटिंग किया हुआ। अब यहां से कोई उठा लो एक जोड़ी जीन नाइट्रोजन, जीन ने एक जोड़ी नाइट्रोजन, ये यहां पर होना चाहिए था, उत्परिवर्तन होकर के यहां पर कोई दूसरा आ गया। ये है क्या यहाँ पर देखो, इस दोनों के बाद ये वाला सेट होना चाहिए, तो इस चारों के बाद यहाँ पर है क्या वाला सेट, क्या हो गया, बदल गया ना, ऐसा उत्परिवर्तन कहलाएगा बिंदु उत्परिवर्तन। फिर से दोहरा देते हैं, लाइन से समझिए। ये नॉर्मल डीएनए, जब नॉर्मल डीएनए के क्षार में एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार अगर परिवर्तित हो जाता है,
ऐसे उत्परिवर्तन को क्या बोलेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन। आया दिमाग में? बोले फिर से। डीएनए में क्या है? ये नाइट्रोजन क्षार है, फिर से बोलते हैं। डीएनए के एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में, एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में यदि परिवर्तन हो जाए तो इसे हम बोलेंगे बिंदु उत्परिवर्तन। कोई दिक्कत? अब समझ आ गया ना बात? अब दिमाग में आया? अब यदि इसी में समझा देते हैं, पूरा एक और सेट ले लो, यहां से आता कुछ भी एक सेट बना दिया, यहां से आता ये। अब एक सेट में 2 को 3 को 4 को 5 को जितना नाइट्रोजन क्षार आ जाए, अगर एक सेट इसी में ये पूरा का पूरा ही बदल जाए, ये जहां रहना चाहिए यहां नहीं रहा, यहां चला गया, डीएनए तो और लंबा होगा ना। ये यहां का पूरा एक सेट बदल जाए, ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा फ्रेम में है बंद। तो जब एक सेट बदल जाए, जो यहां होना चाहिए वो यहां, जो यहां होना चाहिए वो यहां चलाया, पूरा एक सेट फ्रेम में, तो ऐसे उत्परिवर्तन को बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट। ये फ्रेम यहां था, अब ये शिफ्ट यहां हो गया, क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट। दोनों बात हो गया कि नहीं? फिर से दोहरा देते हैं, याद रखिएगा। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब, बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब होता है एक जोड़ी, मात्र एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में बदलाव, बिंदु उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट में पूरा एक फ्रेम में नाइट्रोजन क्षार का बदलाव। खत्म। अब इससे क्या रोग होगा ये पढ़ेगा आगे, जरा सा लिख लो। हाँ, फ्रेम शिफ्ट में ना सिर्फ एक जोड़ी, और फ्रेम में रहेगा एक से ज्यादा, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है। अभी लिखाएंगे फ्रेम शिफ्ट वाला, पहले वो बिंदु उत्परिवर्तन खत्म कर लेते हैं। अभी आगे लिखो, बिंदु उत्परिवर्तन जब होता है तो क्या समस्या होती है, नीचे लिखना स्टार बना के। बिंदु उत्परिवर्तन से, स्टार बना के लिखे नीचे, बिंदु उत्परिवर्तन से सिकल सेल, चिकन मेरे सावन के पहले कोई जुगाड़ छत बन गया। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, यह एक प्रकार का विकार है, पढ़ेंगे बाद में। क्या ध्यान रहता है? उसका ध्यान कहीं और है। दुकान खोलना नहीं था, बांस नहीं गिरलो छे, टेंट नहीं लो छे, लिखो फिर से बोलते हैं, स्टार बना के लिखवा रहे हैं ना। इस बिंदु उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया, एक साथ सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अब यह है क्या? एक प्रकार का रोग है, विकार है। कैसे होता है बाद में, खाली अभी इतने याद रखना। फिर से क्लोज कर रहे हैं बिंदु उत्परिवर्तन को, फाइनल टेक्स्ट समझ लो। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब डीएनए के एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन होना बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। क्लियर हुआ? बिंदु उत्परिवर्तन से कौन सा लक्षण आ जाएगा? तो बिंदु उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, यह एक प्रकार का रोग है, विकार। अब ये क्या है मन में रखिएगा, आगे आएगा। क्लियर है ना? दूसरा लिख लो, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। 2 नंबर लिख लो, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। डैश। अब इसमें क्या होगा? अभी तुरंत बोले, एक जोड़ी रहेगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। लिखे, एक जोड़ी जीन से अधिक, एक जोड़ी जीन से अधिक, किसमें लिख रहे हैं हम लोग? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। एक जोड़ी जीन से अधिक, जीन में, हाँ, एक जोड़ी जीन से, जीन 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 जीन
एक जोड़ी जीन से अधिक जीन में बदलाव आने पर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। बदलाव आने पर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। नीचे स्टार बना के, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण कैंसर, थैलेसीमिया, जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। ये थैलेसीमिया और कैंसर ये पढ़ेंगे। थैलेसीमिया इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कैंसर लेके चलेंगे 8वां अध्याय में। अगला कौन सा उत्परिवर्तन है? ये तो था 4 नंबर लिखिए। चलिए, कौन सूत्रीय उत्परिवर्तन? चार नंबर में लिखेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या इसी को बोल सकते हो क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। अंग्रेजी हिंदी लिख दिए सब मिला जुला के। बिन चुराया तूने कहिया हो हा हे ओ। अच्छा हो गया। अब जरा दिमाग लगा तो क्या होगा? गुणसूत्र में उत्परिवर्तन, यानी गुणसूत्र की संख्या या तो बढ़ेगी या तो घट जाएगी। लिख लीजिए परिभाषा। गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना, गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन को, गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा तो इसमें 2 बातें ने दिख रहा है। बोलो कहाँ? गुणसूत्र की संख्या में और किसमें? संरचना में परिवर्तन हो रहा है। यानी अगर गुणसूत्र की संख्या या तो बढ़ जाएगी तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या तो संख्या घट जाएगी तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या फिर गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए। संरचना हो रहा है तो 2 कंडीशन हो रहा है, एक तो संख्या हो रहा है और एक हो रहा है संरचना। तो दोनों को देखना पड़ेगा भाई कि घटने से क्या होगा, बढ़ने से क्या होगा, डिजाइन बदलने से क्या होगा। समझ रहे बात? लिखिए पहला ए नंबर हेडिंग बनाइएगा ऐसे ए, और लिखिए गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन।
की संख्या में परिवर्तन। अब देखो परिवर्तन क्या होता है, अंडरलाइन करें, नीचे लिखो। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन या जायगोट के निर्माण के समय, कोशिका विभाजन या जायगोट के निर्माण के समय गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या उत्परिवर्तन होता है। संख्या में क्या बोल रहा है, परिवर्तन। तो परिवर्तन कब होता है, दो, या तो संख्या बढ़ेगा या तो संख्या घट जाएगी। अब उसका संख्या जो बढ़ेगा क्या नाम, संख्या घटेगा तो क्या नाम, उत्परिवर्तन का नाम देंगे। संख्या बढ़ने से कौन सा उत्परिवर्तन होगा उसका नाम देंगे, संख्या घटने से कौन सा उत्परिवर्तन होगा क्या नाम देंगे। अर्थात संख्या पर भी कितने प्रकार के उत्परिवर्तन होंगे, दो, एक बढ़ने की वजह से और एक घटने की वजह से। तो नीचे लिखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। डैश, पहला लिखना असुगुणिता, लिखो सुनीता, असुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी, ANEUPLOIDY, असुगुणिता, ANEUPLOIDY, एन्यूप्लॉइडी। और दूसरा भी लिख लो, दूसरा लिख लो सुगुणिता, सुगुणिता, यूप्लॉइडी। भोलेनाथ की जय हो। एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8 3 करोड़ है, टोटल 3 करोड़ विद्यार्थी है। अगर कितना 25 हो जाए 6 7 महीनों चल रहा है, 2 4 5 महीने इतना कुछ ज्यादा बढ़ाने की काजू इतना कुछ बड़ा हो जाते, किसमिस एक रोज छोटे इतना विद्यार्थी है। अगर एक गुलाब एक ठो मेरे लिए तो 100 ग्राम हो जाएगा, एनर्जी भी आएगा, भला का काम होगा। एक कुछ घट बढ़ जाएगा क्या, कहीं तो खाना जमे जुटे के कैसा लोग काजू एगो निकाल लिए चेक करे खैया ना पॉकेट में रखिए। सब लोग ऐसे करना, एक बूंद बूंद से धड़ा कितना एनर्जी आएगा। तनियों को तरस खाते हमने मर्दाना देख। अभी देखो मन का बात समझाओगे, अभी तुरंत कुछ तुमको सुना दिया। अभी क्या बोला पता है, काल भर चिंता मत करो, 200 ग्राम हमरा तरफ से जी, वाह यस ले लिया। चलते तो हम काजू किशमिश दोनों मिला क्या, असुगुणिता और सुगुणिता। फिर से बोलते हैं संख्या में उत्परिवर्तन, गुणसूत्र की संख्या में उत्परिवर्तन। गुणसूत्र की संख्या या तो बढ़ेगी या तो अब कौन बढ़ेगा कौन घटेगा इसका नाम तो जानना है। तो एक का नाम हो गया असुगुणिता, दूसरा का नाम हो गया सुगुणिता, असुगुणिता सुगुणिता। अब ये जानते हैं कि कौन बढ़ा रहा है और कौन घटा रहा है। 1 नंबर हेडिंग पर असुगुणिता।
एक नंबर हेडिंग कर लो भाई। सुगुणिता। अभी सुनीता को हटाते हैं। नीचे लिखिएगा गुण सूत्र के क्या जानेगा सर? गुण सूत्र के किसी द्विगुणित जोड़े में, गुण सूत्र के किसी द्विगुणित जोड़े में एक या दो, ध्यान से समझना, गुण सूत्र के किसी द्विगुणित जोड़े में एक या दो गुण सूत्रों की, एक या दो गुण सूत्रों की वृद्धि या कमी हो जाए, एक या दो गुण सूत्रों की वृद्धि या कमी हो जाए तो ऐसे उत्परिवर्तन को क्या बोलेंगे? असुगुणिता कहा जाता है। फिर इसमें देखो बात क्या हो गया, एक बढ़ेगा कि एक घटेगा, दो बढ़ेगा दो घटेगा। अभी पूरा इसमें चलेगा अंदर, अभी खत्म नहीं हो रहा है। ये मैं तुझे बड़ी ना है, एगो घटते तो ओकरा की बोलबे, आ दू गो बढ़ते तो ओकरा की बोलबे, दू गो घटते की बोलबे, एगो घटते की बोलबे। समझ रहे आपको? कल तो ठीक है, असुगुणिता को फिर से करेंगे कल, रहने दो सर। तो ठीक है कल